सब दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्कार, हेलो। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की एआईएसएफ को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया है कि एजुकेशन और यानी हमारी शिक्षा और उसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर का जो संबंध है उसके बारे में अपने कुछ ख़यालात का इज़हार करूं, आपके साथ शेयर करूं उन ख़यालात को। अ, दोस्तों, अगर बात यहाँ से शुरू की जाए तो बेहतर होगा कि क्या आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जो अपने बच्चों को सिखाने के लिए, वो खड़े होना हो सकता है, वो चलना हो सकता है, वो शिकार करना हो सकता है, वो उड़ना हो सकता है, वो बचना हो सकता है, ये सब कुछ सिखाने के लिए पैसे चार्ज करता। आपने ऐसे बहुत जानवर देखे होंगे जो अपने बच्चों को, अगली नस्लों को बड़ा होने से पहले, जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाएं, आजकल आत्मनिर्भरता की बड़ी बात हो रही है, पर उसे एक तरफ रखते हैं, जब तक वो चलना ना शुरू कर दें, जब तक वो शिकार न शुरू कर दें, जब तक वो जिंदगी गुजारने के काबिल ना हो जाएं, तब तक उनको सिखाना ज्यादातर माँ का काम होता है और जानवरों में, लेकिन कुछ जानवरों में सब मिल के सिखाते हैं। जो कुटुंब में या कबीले में रहने वाले जानवर होते हैं उसमें सब देखभाल करते हैं। तो किसी मधुमक्खी को देखा हो कि भाई वो कहे कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुमको उड़ना नहीं सिखाऊंगी। चिड़िया, कौवा, मैना, तोता, ये सारे हमारे आसपास के जानवर हैं। गाय भैंसें, कोई गाय भैंस ये कह रही होती है कि मैं तुमको सिखाऊंगी नहीं खड़ा होना, और मैं तुमको दूध भी नहीं पिलाऊंगी जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे बदले में कुछ नहीं दोगे। चलिए छोड़िए, उनको तो कह देते हैं कि वो जानवर हैं, लेकिन कोई ऐसे माँ बाप देखे हैं क्या जो ये कहें अपने बच्चे से कि मैं तुम्हें अम्मा, अब्बा, दादा, दादी ये कहना नहीं सिखाऊंगा या सिखाऊंगी जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। क्या कोई ऐसे माँ बाप देखे हैं जो पढ़े लिखे हों और वो घर पे बच्चे की मदद करें तो कहें कि पैसे दो पहले और तब हम तुमको पढ़ाई में, सीखने में मदद करेंगे। फिर क्या बात है कि इंसान ने एक ऐसा समाज बनाया जहां सिखाने के, उन्हें एक नस्ल दर नस्ल सिटीजन बनने के, एक नागरिक बनने की क्षमता के लिए उनसे कहा जाए कि तुम पैसे दो, फीस दो, और अगर तुम फीस नहीं दोगे तो हम तुम्हें सिखाएंगे नहीं। ये एक समाज जो है, ये हमेशा से, जब से मैंने सोचना शुरू किया है तब से मुझे ये समाज हमेशा अपने सर पे खड़ा हुआ दिखाई दिया, अगर हम शिक्षा की बात करें तो। ये सोचिए कि किसान अपने बेटे को, अपनी बेटी को, या घर के काम करने वाले लोग, या दुकान चलाने वाले लोग, या रिक्शा चलाने वाले लोग, या मजदूर जो हैं, जो काम करते हैं, घर बनाते हैं, ये कभी अपने बच्चों से कहते हैं कि हम तुम्हें खेती करना नहीं सिखाएंगे तब तक जब तक तुम हमें उसकी कोई उजरत नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, उसके बदले में कुछ नहीं दोगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम शिक्षा की बात करते हैं तो यह हमें लगने लगता है कि तो सही है भाई, हर स्कूल चार्ज करता है, हर कॉलेज चार्ज करता है, हर यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, तो वहां फीस तो देनी ही है। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो आपको फीस देनी है।
ये हमें लगता नहीं कि ये समाज उल्टा हो गया है। हम अपनी आने वाली नस्लों से शिक्षा के लिए पैसे मांग रहे हों, ये सही लगता है इसलिए कि ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर जगह मौजूद है और बचपन से हम ये सुन रहे होते हैं कि भई हमें अगर स्कूल में जाना है, तो एडमिशन फ़ी तो देनी ही पड़ेगी। और इसलिए हमारी सोच का ऐसा हिस्सा बन जाता है, जिसके बाहर हम सोच नहीं पाते। तो हम जब ये कह रहे होते हैं कि हर बच्चे का जो इस धरती पर पैदा हुआ है, उसका हक है कि वो नागरिक बनने की क्षमता हासिल करे और इसके लिए उसे एजुकेशन की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, तो ये तालीम उसका हक है। अगर उसका हक नागरिक बनना है, तो फिर शिक्षा पाना उसका हक है। तो ये सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ तो कैसे बदलाव आया इंसानों के अंदर कि उन्होंने शिक्षा के लिए अपनी अगली नस्ल से पैसा मांगना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ ये भी आ, सोचने की जरूरत है कि ये क्यों चल रहा है अब तक। तो अगर हम पिछले समाजों की तरफ जाते हैं तो इंसान कुटुंब में रहता था, जानवरों की जैसी जिंदगी गुजारता था, उसने कुछ टूल वगैरह बनाने सीख लिए थे, कुछ अ, हथियार वगैरह बनाता था, कुछ औजार बनाता था, तरह तरह की चीज़ों से शुरुआत में लकड़ी और अ, पत्थर से बनाना शुरू किए, फिर उसके बाद उसने मेटल वगैरह का इस्तेमाल भी सीख लिया। ये बदलाव जो आया है कि हमको अपनी नई नस्ल से, आने वाली नस्ल से शिक्षा के लिए चार्ज करना चाहिए, पैसे लेना चाहिए, फीस लेना चाहिए, ये जुड़ा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ। जब इंसान ने खेती करनी शुरू की तो उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी शुरू हो गया। अब अगर डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया तो कुछ लोग कुछ काम करते थे समाज के लिए, कुछ और लोग कुछ काम करते थे। ये कबीले का स्ट्रक्चर था, इससे पहले के समाज का स्ट्रक्चर था। और इससे पहले के समाज के स्ट्रक्चर में कबीले के, कुटुंब के जितने लोग होते थे, वो सारे के सारे हर तरह का काम करते थे। कुछ लोग ज्यादा बेहतर कुछ काम करते थे और कुछ लोग अलग तरह का काम करते थे। यानी शिकार करने जा रहे हैं तो सब मिल के करने के लिए जा रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो सबके मिल के बच्चे हैं, सब उनका ध्यान रख रहे हैं। अगर किसी तरह का उनको टूल बनाना है तो कुछ ज़्यादा अच्छे बनाते थे और कुछ ज़्यादा परख रखते थे कि किस तरह के पत्थर का टूल बनाया जा सकता है, किस तरह के पत्थर के अंदर हम तोड़ करके और कैसे तोड़ें तो उसके अंदर धार पैदा हो जाएगी वगैरह। ये चीज़ बहुत ज़माने तक, जब इंसान सेटल भी हो गया तब भी चलती रही। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये मेरा खानदान है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्ति है और ये मेरी निजी संपत्ति है, ये कुटुंब की संपत्ति नहीं है। तब फिर इस डिवीजन ऑफ लेबर ने एक बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली और वो शक्ल थी कि कुछ लोगों ने अपने पास इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को ज्यादा इकट्ठा कर लिया और बाकी लोगों से कहा कि तुम काम करो, हम मालिक हैं। तो मालिक और नौकर का रिश्ता जो है, मालिक और मजदूर का रिश्ता जो है, ये जैसे ही समाज के अंदर एंटर हुआ, वैसे ही शिक्षा भी एक कमोडिटी धीरे धीरे करके बनती चली गई। इसमें बहुत वक्त लगा है क्योंकि शुरुआत के पीरियड में शिक्षा देना, ट्रेन करना, किसी भी व्यवसाय में, हल बनाने में,
हल को ढालने में या बर्तन बनाने में या घर बनाने में या खेती करने में या खेती के औजार बनाने में लोग अप्रेंटिस तो रखा करते थे, यानी शागिर्द होते थे, लेकिन शागिर्द को काम सिखाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। गुरु भी जाकर के जो पैसा आता था उसके साथ शागिर्दों के साथ बांटता था। गुरु की ये जिम्मेदारी होती थी कि शागिर्द उसके साथ मिलके जो कुछ व्यवसाय है उसमें ट्रेन हो जाए। पर धीरे 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 खुद शिक्षा देना, जैसे विस्तार हुआ नॉलेज का, जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, वैसे सिखाने की परेशानियां बढ़ती चली गई। और ये कि कौन से व्यवसाय में बड़ा होकर के एक बच्चा जाएगा और किस तरह का वो नागरिक बनेगा, ये एक मुश्किल प्रोसेस हो गया। तब फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने जरूरी हो गए, ऐसे संस्थान बनाने जरूरी हो गए जिनको हम स्कूल्स के नाम से जानते हैं, जहां पर सब तरह की चीजें इकट्ठा करके बच्चे को बेसिक्स जरूर सिखाई जाए। जो अगली नस्ल है उसको बेसिक्स जरूर सिखाया जाए, वो हर एक को सीखना जरूरी है। और उसके बाद व्यवसाय को भी अंदर लाने की कोशिश की गई चार दीवारी की, यानी व्यवसाय जिसमें आपको जाना है वो आप यहां से उसकी बेसिक चीजें भी सीख करके बाहर निकले। तो स्कूल सिस्टम और कॉलेज सिस्टम और यूनिवर्सिटी सिस्टम धीरे 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 कुछ हजार सालों में, यानी पिछले 3-4 हजार साल का ही ये वक्फा है, इससे ज्यादा का नहीं है। हमारी सभ्यता पूरी की पूरी 10,000 साल 11,000 साल पुरानी सभ्यता है, जिसे हम कहते हैं सभ्यता के नाम से जानते हैं वो। तो ये आधे पीरियड लगभग में शुरुआत होती है इस बात की कि उसको चार्ज करना भी शुरू कर दिया जाए, यानी ऐसे नौकर रख लिए जाएं शुरुआत में जो शिक्षा दें। आपके पास पैसे हैं, आपके पास बच्चे हैं, जो अगली नस्ल है आपकी, आप उनके लिए टीचर्स रखते हैं। शुरू में ये प्रोसेस रहा है। जो अप्रेंटिस होता था वो उसकी जिम्मेदारी होता था, जो लोहार है, कुम्हार है, मैसन है, कोई है उस समाज के अंदर, वो उनकी जिम्मेदारी होता था। लेकिन जो रूलिंग क्लासेस थी वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स रखने लगे, जहां पेमेंट की शुरुआत और दाखिल पड़ी, और फिर स्कूल के स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए जिन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। अब सवाल ये है कि ये ढांचा जो पिछले 3,000 साल 4,000 साल में तैयार हुआ है, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि इसके ऊपर हक शुरुआत के पीरियड में सिर्फ रूलिंग क्लासेस का था। लेकिन धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है पिछली 2 सदी के अंदर, उसमें उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर शिक्षा कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाएगी तो हम बहुत बड़े एक सेक्शन को समाज के, क्योंकि रूलिंग क्लास हमेशा छोटा होता है और जो रूल्ड होते हैं, जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है, उनका नंबर बहुत लार्ज होता है, तो हमारा जो पूल है क्रिएटिविटी का वो सिमटता चला जा रहा है। और जब इसके ऊपर डिबेट्स हुई तो फिर ये भी बात सामने आई कि इंसान इंसान बराबर हैं का नोशन, ये समझ साथ मिलकर के हक मांगने लगी कि शिक्षा का सबको हक है, व्यवसाय का सबको हक है, प्रॉपर्टी का सबको हक है, वगैरह वगैरह। ये इंसानी हक की कॉन्शियसनेस बहुत संघर्ष और बहुत स्ट्रगल के बाद थोड़ी बहुत इन लोगों तक पहुंची है, आम आवाम तक पहुंची है, और ख़ास तौर से रूलिंग क्लासेस ने उस अपनी मुट्ठी जो जकड़ रखी थी उसको थोड़ा सा खोल दिया। तो अब थियोरेटिकली, यानी अगर हम हक के हिसाब से देखें, अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो ये हक कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक हो गया। ये दुनिया के हर कानून में लगभग लिखा हुआ है। ये नहीं रहा स्ट्रक्चर कि जो
ब्राह्मण हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, या ऊंची जात के मुसलमान हैं बस वही पढ़ेंगे, या ऊंची जात के क्रिश्चियंस हैं वही पढ़ेंगे, या सिर्फ मोनार्की और रूलिंग क्लास जो है सर्फ को पढ़ने का हक नहीं है, गुलामों को पढ़ने का हक नहीं, वो ढांचे धीरे धीरे टूटने लगे। पर रूलिंग क्लास तो अभी भी है। जो सरमायादारी निजाम आया उसके अंदर रूलिंग क्लास तो गई नहीं। बहुत कम सरमायादार, मुट्ठी भर, और ज्यादातर लोग वो जिनके ऊपर वो हुकूमत करते हैं। तो इन हालात में कौन सा तरीका सबसे बेहतर था कि सबको शिक्षा का हक ना मिलने पाए? सबसे आसान तरीका यह था कि फीस लगी रहनी चाहिए, और फीस अगर लगी रहेगी तो कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थान, कुछ कॉलेज, कुछ स्कूल, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो महंगी होंगी। तो फिल्टर्स लगा दिए गए, यानी जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो कितने भी नालायक क्यों ना हो, वो पढ़ करके उन यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे जिनमें वो फीस ज्यादा दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड दर्जे के, उसके बाद थर्ड दर्जे के, और धीरे धीरे नीचे तक आते आते सबसे खराब स्कूल मौजूद होंगे, वहां भी थोड़ी बहुत जरूर फीस रखी जाए। इसके ऊपर भी बहुत संघर्ष हुए हैं। इन संघर्षों में सोवियत यूनियन के गठन का जो रोल था वो बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि पहली बार दुनिया में एक ऐसा समाज और एक ऐसा देश बना था जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, जहां पर यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन कंपलसरी थी। यानी सबको शिक्षा, सबको फ्री शिक्षा बिना फीस की, और कंपलसरी पढ़ाई अगली नस्ल के लिए, यानी उसे ट्रेन करना जरूरी। इसने दूसरे मुल्कों में भी, जो हमारे ऐसे मुल्क थे जो सरमायादारी निजाम के अंदर थे, उनमें एक तहलका सा मचा दिया। वहां पर उनको ये ज्यादातर जगहों पे कहना पड़ा कि हम फ्री शिक्षा के लिए भी कुछ संस्थान रखेंगे। लेकिन क्योंकि सरमायादारी निजाम था, इसलिए ऐसे संस्थान हमेशा उनमें सरवाइव करते रहे, बनाए जाते रहे, जहां ज्यादा फीस में रूलिंग क्लासेस के, जो सरकार चलाने वाली वर्ग थे, उन वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे। ये सेग्रीगेशन आपको सिवाय खासतौर से पिछली सदी के एक बड़े हिस्से में, सिवाय उन देशों के जहां पर सोशलिज्म आया, उनके अलावा ये कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये हक है, और इस हक के लिए लगातार संघर्ष जारी रहता है समाज के अंदर। मैं ये समझता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टीज, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा इसके फोर फ्रंट में रहती हैं। ये खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं कि वो अवाम के, मजदूरों के, किसानों के, दलितों के हक के लिए लड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखती हैं। लेकिन समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग जो हमारे साथ खड़े नहीं भी होते बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर जरूर लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इस संघर्ष में एक बात ये समझनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, और खास तौर से प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के लिए जरूरी है, कि शिक्षा एक तरफ तो पूंजीपति अपने संस्थान, अपने लिए संस्थान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उन संस्थानों में अगर वही शिक्षा दी जाए जो शिक्षा सबसे निम्न वर्ग के स्कूलों में दी जा रही है,
जो शिक्षा सेकंड रेट स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है, या जो शिक्षा उनसे अलग लोगों तक पहुंच पा रही है, वो दोनों बराबर हों, एक जैसी हों, तो फिर उन्हें वो स्कूल चलाने का कोई फायदा नहीं, सिवाय इसके कि वो पैसे दे करके कंपटीशन में जो बिल्कुल नालायक बच्चा है उस बच्चे को भी शिक्षा और सर्टिफिकेट दिलवा दें। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे संघर्ष के लिए बहुत जरूरी है, उस संघर्ष के लिए जो हम फ्री एजुकेशन का संघर्ष लड़ते हैं। मैं इस पॉइंट को अभी छोड़ करके वापस आता हूं इस बात के ऊपर कि अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो लगातार एक बड़ा डिस्कशन हुआ है, एक बड़ा वार्तालाप हुआ है, एक बड़ा बहस हुई है इस बात के ऊपर कि क्या दलितों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि आप जो एआईएसएफ के मेंबर होंगे या मेंबर नहीं होंगे और मेरी बात इस वक्त सुन रहे होंगे, उनमें से भी कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हो सकता है कि कुछ लोग रिजर्वेशन के साथ हों, उसके हामी हों। पर इस बात से अलग जरा सोचिए कि ये जो टकराव है अपर कास्ट और हमारे यहां लोअर कास्ट का, उस टकराव से हट करके अगर कोई वर्ग ये कह रहा है कि भाई रिजर्वेशन की वजह से हमारे बच्चों को उन स्कूलों में जहां एडमिशन मिलना चाहिए वहां एडमिशन नहीं मिलता, जहां नौकरी मिलनी चाहिए वहां नौकरी नहीं मिलती, इसलिए रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हों जो कहें कि नहीं, रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने हमारे ऊपर इतने ज़माने से दमन किया है और हमको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया है, इसलिए रिजर्वेशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो आप हमको समाज के अंदर जिस तरह से कमर तोड़ के रखते हैं, हमको शिक्षा नहीं मिल पाएगी और हमको रोज़गार भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एआईएसएफ का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, एसएफआई का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो जब से ये संस्थाएं बनी हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप मेंबर हैं बनी है, तब से उनकी मांग क्या है? तब से उनकी मांग है सबको शिक्षा, सबको काम। अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देख लीजिए, लिखा हुआ है, और ये नारा हम लगातार अपनी जिंदगी में लगाते रहे हैं। मेरे जमाने में इस नारे की गूंज कहीं ज्यादा बुलंद हुआ करती थी। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं शिक्षा ले रहा था, तो इस नारे की आवाज कहीं ज्यादा ऊंची और बुलंद हुआ करती थी। मैं रिजर्वेशन का हामी हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। जो आज के हालात हैं उनमें रिजर्वेशन मेरे ख्याल में अनिवार्य है, लेकिन अगर ये ख्वाब जो आप देखते हैं, जो एआईएसएफ देखती, जो एसएफआई देखती, जो आइसा देखती, जो लेफ्ट पार्टीज हैं हमारी वो देखती हैं, वो ख्वाब अगर पूरा हो जाए तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। फिर चाहे आप ऊपर की जाति के हैं, नीचे की जाति के हैं, आप कैपिटलिस्ट खानदान से हैं, आप दलित खानदान से हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप साउथ इंडिया के हैं, आप नॉर्थ इंडिया के, आप किसी भी रीजन के हैं, आप गांव से आते हैं, आप शहर से आते हैं, अगर सबको शिक्षा, सबको काम है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं रिजर्वेशन मांगूं और आप रिजर्वेशन को ना कह दें, क्योंकि फिर तो हर एक रिजर्व्ड है, हर एक को पढ़ना है। तो फ्री एजुकेशन का संघर्ष समाज के हर तबके का संघर्ष। ये ख्वाब देखना बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसके अंदर फ्री एजुकेशन होगी। ऐसे समाज रहे हैं और आज भी दुनिया में हैं जिनमें कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है, यूनिवर्सल है,
एक जैसी है हर जगह, हर स्कूल के अंदर एजुकेशन। अब वापस लौटता हूं मैं इसकी तरफ कि ये एक जैसी एजुकेशन में जो सेग्रीगेशन किया जाता है, जब एक मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे डार्विनिज्म में यकीन नहीं है क्योंकि मेरे पूर्वजों ने बंदर से किसी को इंसान बनते हुए नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ होता कि बंदर से इंसान बना होता और डार्विन सही कह रहा है, तो फिर उसका कोई ना कोई प्रमाण होता, किसी न किसी ने देखा होता। ये एक मिनिस्टर जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था, एमएचआरडी में था, वो ये बात कह रहा है। आप और मैं अगर इसको थोड़ी सी गहराई से देखें तो वो मिनिस्टर पढ़ा लिखा है, उसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है, उसने यूनिवर्सिटी में डार्विनिज्म जरूर पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा उसने। और क्योंकि वो मिनिस्टर है इसलिए इसके चांसेस भी हैं कि उसने अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में रखा हो, जो रूलिंग क्लास के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में रखा हो जहां ये पढ़ाया जाता हो। और इसके भी चांसेस हैं कि वैसे मिनिस्टर या वैसे लोग जो ये बातें कह रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो अपने बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हों, जहां उनको डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्क्स थ्योरी वगैरह वगैरह ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। वो मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं डार्विनिज्म को हटाना चाहता हूं। एक बात और बताता चलूं, पाकिस्तान में डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है और उस इस्लामिक स्टेट में जाहिर है कि कुरान करीम इंसान कैसे पैदा हुआ इसको अलग तरह से बता रहा है और डार्विनिज्म उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उसके विरुद्ध है। तो इसलिए डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाता। चलिए ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसी दुनिया के हिस्से हैं जहां डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाता, पर ये हमारे देश में वो मिनिस्टर जिसके अपने बच्चे शायद उन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ेंगे जहां डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट बाइबल का दर्जा रखती है। क्यों कह रहा है? इसने पाकिस्तान से सीखा है, क्योंकि वहां जिन लोगों ने डार्विनिज्म बंद किया उनके सारे बच्चे पाकिस्तान के बाहर पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा हासिल कर रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर उन स्कूलों में जहां गरीब आदमी का बच्चा जा रहा था, वहां साइंस और साइंटिफिक टेम्पर को पूरी तरह से रौंद दिया गया था। साइंटिफिक टेम्पर को रौंदने की ये जो कोशिश है वो इस बात के साथ जुड़ी हुई है कि हम गरीब आदमी के बच्चे को अगर वो स्कूल तक पहुंच भी जाए, अगर उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके आसपास के लोग अपने पेट काट के, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है, हमारे आसपास होता है, अपना पेट काट करके भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को, उनका बच्चा जब पहुंच भी जाए अगर स्कूल कॉलेज तक, तो उसको वो शिक्षा ना मिलने पाए जो शिक्षा इनके बच्चों को मिल रही, क्योंकि वो इनकी पॉलिटिक्स के अंदर फिट नहीं होती। साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है? अगर हम नेहरू की डेफिनेशन को ले लें तो वो बहुत आसान सी एक बात कहते हैं, पर जो बहुत गहरी है, कि साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। ये आजाद मनुष्य का, ये आजाद सिटीजन का, ये आजाद इंसान का दृष्टिकोण है, ये उसका नजरिया है। यानी साइंटिफिक टेम्पर के बिना पूरी तरह से सोचने की आजादी इंसान पा ही नहीं सकता। जिसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है वो
सोचने की आजादी से जकड़ा। वो जकड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से आजाद नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ नेहरू बहुत सारी और बातें कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर वो टेम्पर है जिसमें साइंटिफिक मेथड को, जो लेबोरेटरीज हैं जहां साइंस की जाती है, उनसे बाहर अगर अप्लाई किया जाए, उससे बाहर अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसे साइंटिफिक टेम्पर कह सकते हैं। वो ये भी कहते हैं, मैं नेहरू का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक टेम्पर का जुमला जो है वो हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया था। बड़ी सोच थी, बड़ा मुफक्किर था वो शख्स जो हमारा पहला प्रधानमंत्री बना, जिसके बारे में आजकल बहुत सारी गंदी गंदी बातें आरएसएस के लोग कहते फिरते हैं। लगातार उसके ऊपर हमला होता रहता है। आज इसके ऊपर बात नहीं हो सकती कि नेहरू के ऊपर क्यों इतना बड़ा हमला किया जाता है, पर एक वजह यह है कि नेहरू ने लगातार साइंटिफिक टेम्पर की बात की और इस देश के अंदर नेहरू की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर डिबेट हुई और साइंस के संस्थान बने हैं इस देश के अंदर। बड़ा विजन था साइंस को लेकर के नेहरू का, इसके बावजूद कि वो एक पॉलिटिशियन थे। आज के जाहिल पॉलिटिशियन से कहीं ज्यादा बड़ा कद था नेहरू का। मैं और आप उनके साथ पूरी तरह से सहमत ना भी हों, लेकिन एक बात पर हमें सहमत होना ही पड़ेगा कि शख्सियत के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से, सोच के हिसाब से नेहरू जितना बड़ा दिमाग बहुत कम लोगों के पास इस देश में रहा। पर हम लौटते हैं कि शिक्षा के साथ इसका क्या संबंध है। हमें ये देखने को इस बीच में मिला है और ख़ासतौर से 2014 के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर भयंकर हमला लगातार किया जा रहा है। और इसमें वो लोग शामिल हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसमें मिनिस्टर्स शामिल हैं, चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जजेस शामिल हैं, एमएलए शामिल हैं। तरह तरह के हमले कर रहे हैं अपने अपने ख्याल के हिसाब से साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी के ऊपर। ये हमले क्यों हो रहे हैं? ये हमले सब कुछ, जो कुछ यहाँ हो रहा है, उनमें से लगभग हर एक प्रोसेस को हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जगहों पर देख चुके हैं। वही चीजें हमको अपने देश के अंदर आज होती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं? उसकी असल वजह यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है, वो एक ऐसे समाज में जो बराबर कभी था ही नहीं, जिसके अंदर ढांचा ये कह रहा था कि तुम जातियों में बटे हुए हो, इंसान इंसान बराबर नहीं हो सकता, औरत मर्द बराबर नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। किसी तरह की बराबरी इस ढांचे को एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो उसे नहीं मानता था। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सब बराबर है। तो इस बीच में जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ का, जो क्लास सिस्टम डेवलप हुआ है, इन दोनों में दरारें पड़ना शुरू हो गई। दलितों ने अपने हक मांगने शुरू कर दिए, गरीब आदमियों ने अपने हक मांगने शुरू कर दिए, वर्किंग क्लास ने अपने हक मांगने शुरू कर दिए और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, ये हक हमें दे रहा है, तुम क्यों नहीं दे रहे हमको ये हक? और इसकी स्ट्रगल की अगवा पंक्ति में कम्युनिस्ट पार्टीज खड़ी हुई थी। वैसे ही नहीं हुआ है कि केरल में आज अगर हम देखें तो 100% लिटरेसी है। आज केरल जिस तरह से कोरोना से लड़ पा रहा है, इस महामारी से लड़ पा रहा है, और वो एक मिसाल पूरी दुनिया के लिए बन गया है, वैसे ही नहीं हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्ट परंपरा का हिस्सा है और इसकी वजह यह है कि वहां पर साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने के लिए, लोगों तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहुंचाने के लिए पिछले 70 साल में भरपूर प्रयास किए गए। वो केएसएसपी से लेकर के हर गवर्नमेंट, लेफ्ट रन की जो गवर्नमेंट आई, उसने इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा। एक बात और समझने की जरूरत है, वो ये कि एजुकेशन सिस्टम
सबसे ज्यादा अहम चैनल होती है इंफॉर्मेशन की। हम ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम को चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह से नहीं। जब चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन की बात होती है, प्रसार प्रचार की बात होती है, तो हम कहते हैं कि टेलीविजन है, रेडियो है, अखबार हैं, या आजकल इंटरनेट है और अब व्हाट्सएप है। ये हैं चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन। पर ऐसा है नहीं। इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो होती है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो सोचने के पूरे ढांचे को ढालती है। अगर इस चैनल को तहस नहस कर दिया जाए, इसमें से साइंटिफिक टेम्पर हटा दिया जाए, एंड वन गवर्नमेंट जो वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, याद है उसने आते ही क्या किया था? एस्ट्रोलॉजी को कोर्स का हिस्सा बना दिया था। यह था पहला बड़ा हमला जो 70 साल में नहीं देखा था साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर। यह था हमला जो अब हमें 2014 के बाद बढ़ता हुआ कहीं ज्यादा तीव्र होता हुआ दिखाई दे रहा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इसलिए कि जो आप कंट्रोल लागू कर सकते हैं चैनल के ऊपर, वो बड़ा आसान है। धमकी दी जा सकती है कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। रेडियो वालों को दे सकते हैं आप कि हम तुम्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, तुम खत्म हो जाओगे। अखबार को ये धमकी दे सकते हैं आप, मैगजीन्स को ये धमकी दे सकते हैं आप। अगर एक बड़ा सिस्टम जो 70 साल में क्रिएट हुआ है इस मुल्क में, वहां एक टीचर पढ़ा रहा है किसी स्कूल में गांव के, आप उसको आसानी से धमकी कैसे देंगे? जरा मुश्किल काम है। आप सोच के देखिए कि एक प्रधानमंत्री हो, उसके नीचे मिनिस्टर्स हो, उसके नीचे एमपीज हो, उसके नीचे एमएलएज हो, वगैरह वगैरह, वहां तक पहुंचते पहुंचते और फिर कहीं जाकर के जो तंत्र है उसमें कोई आईएएस ऑफिसर होगा और उसके नीचे बहुत सारे लोग होंगे और फिर प्रिंसिपल होगा और फिर उसके बाद एक टीचर होगा जो पढ़ा रहा है। इन सब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि यहां पर बच्चे इकट्ठा होते हैं। आप टेलीविजन देख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप इस तरह की कोई भी चैनल जिनको हम कहते हैं चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन जिनको कहते हैं, उनमें आप छितरे हुए हैं, उनमें आप एक जगह इकट्ठा नहीं। लेकिन एक छोटे स्कूल में भी 100 बच्चे, हो सकता है 2000 बच्चे हों, हो सकता है कि 5000 बच्चे हों, और यूनिवर्सिटीज में कहीं ज्यादा बच्चे इकट्ठा होते हैं। इनके बीच में आदान प्रदान है, टीचर्स हैं, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। टेलीविजन में सवाल नहीं पूछा जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है सेंट्रलाइज्ड मीडियम। यहां पर काफी कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज। इसलिए सबसे इफेक्टिव तरीका यह है, अगर देश की ज्यादातर जनता को जाहिल रखना है, उन्हें रैशनैलिटी से दूर रखना है, उन्हें साइंटिफिक टेम्पर से दूर रखना है, तो इस सिस्टम को करप्ट कर दो, इस सिस्टम में जंग लगा दो, इस सिस्टम के कोर्सेज बदल दो, इस सिस्टम में किताबें बदल दो, इस सिस्टम में वो किताबें जो रैशनैलिटी सिखाती हैं लाइब्रेरीज में मत जाने दो, इस सिस्टम में वो कोर्सेज खत्म कर दो जो रैशनैलिटी सिखाते हो। ये फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन के साथ जोड़ करके देखना जरूरी है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो हम पूरी तरह से लड़ने के लिए अपने को इक्विप नहीं कर पाएंगे, सशक्त नहीं होंगे। जरूरत इस बात की है कि एजुकेशन के ऊपर हम गहरी नजर डालें, और ये गहरी नजर दोनों तरह से प्रोसेस को समझने के लिए अनिवार्य है। एक तरफ तो इकोनॉमिक सवाल है सीधा ही, कि इकोनॉमिक फिल्टर लगा दिए गए शिक्षा के अंदर, कि जो बच्चे
ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, उनको सेकंड रेट शिक्षा मिले। क्योंकि अगर कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो एक सरमायादार का बेटा भी कम पैसे वाली जगह चला जाएगा, और इसीलिए जेएनयू के लिए होड़ मचती है। उसके ऊपर बहुत हमले होते रहे हैं इस बीच में, लेकिन आप किसी से पूछें कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है या नहीं, और उसके पास पैसे हैं, तो वो कोशिश यही करता है कि जेएनयू भेज दो अपने बच्चे को। क्यों? इसलिए कि वहाँ उतनी ही अच्छी शिक्षा है, या उससे अच्छी शिक्षा है जितनी कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आज के हिंदुस्तान में मिल रही है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। जेएनयू के ऊपर हमला भी इसीलिए है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जो बहुत गरीब बच्चों का होता है, गरीब घरों से होता है। कन्हैया उसकी एक मिसाल है। आते हैं और बेहतरीन शिक्षा पाते हैं। कैसे बर्दाश्त कर सकती है रूलिंग क्लास कि कम पैसों में गरीब आदमी तक वो शिक्षा पहुंच जाए जो उनके बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह में, प्रिंसटन में मिल रही? नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये हमला है जेएनयू के ऊपर इस वजह से नहीं है कि जेएनयू के अंदर कम्युनिस्ट है जो कहा जा रहा है, जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कहा जा रहा है, जेएनयू के लोग जो हैं वो आ, इस देश के हर जो परंपरा है उसके खिलाफ है। नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। असल वजह ये है कि जेएनयू के अंदर गरीब आदमी का बच्चा दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन पा जाता है, उसे खत्म करना जरूरी है। इसी तरह से एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना जरूरी है, और जो गरीब आदमी तक शिक्षा पहुंच रही है वो एक तरफ फ्री नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर उसकी पहुंच के अंदर आ गई है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल और गवर्नमेंट के कॉलेजेस और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसकी पहुंच के अंदर आ जाती हैं। अगर वो पेट काट के अपनी कमर कस के अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, तो उन जगहों को करप्ट कर दो, उन जगहों के ऊपर शिक्षा मिलने ही मत दो, उन जगहों के ऊपर टीचर नहीं आएंगे, उन जगहों के ऊपर क्लासरूम गंदे होंगे, उन जगहों के ऊपर ब्लैक बोर्ड नहीं होंगे, और ब्लैक बोर्ड है तो चौक नहीं होगी, और बच्चों के बैठने की कुर्सियां नहीं होंगी। ये इस तरह की प्रणाली क्रिएट कर, हमें इस बीच में देखने को मिला है कि बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ जो थी उनको भी पूरी तरह से तहस नहस होने दिया गया है इस बीच में। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी का दिल दुख सकता है कि मैं उसकी यूनिवर्सिटी को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन आपको और मुझे दोनों को ये मालूम है कि ख़ास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसी ज़माने में दुनिया भर में मशहूर थी, आज उनका कहीं नाम नहीं। जो हर साल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है, उसमें से वो पूरी तरह से इतनी दूर चली गई हैं कि अब उसके रडार पर है ही नहीं, उनके अंदर सकत भी नहीं है कि वो compete कर सकें। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम फिर से उस नारे को उसी गूंज के साथ वापस लेकर के आएं कि हर नागरिक का ये हक है कि उसकी अगली नस्ल को फ्री एजुकेशन मिले, और ये फ्री एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट कर सके, जो उसे सवाल सिखाना अनिवार्य समझे, जो उस तक वो सोच पहुंचा सके कि वो पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके नई मॉडर्न नॉलेज जो डेवलप हो रही है वो सारी ग्रहण करने की ताकत पैदा हो सके। ये स्ट्रगल जो आपकी स्ट्रगल है, जो एआईएसएफ की स्ट्रगल है, वो इस ख्वाब का हिस्सा है। मैं ये समझता हूं कि आप पूरी तरह से इस ख्वाब के लिए कमिटेड हैं, इसलिए आप एआईएसएफ के मेंबर हैं, और इस ख्वाब के लिए आप सब कुछ तरीके अपनाएंगे जो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए चाहिए। समाज में आगे आने वाले वक्तों में फैशिस्ट फोर्सेस ने जिस तरह से घेरा है,
उसमें ये स्ट्रगल बहुत मुश्किल स्ट्रगल होने जा रही है। ये संघर्ष तीव्र होगा और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आखिरी जीत हमारी हो सकती है, जिसका मुझे यकीन है। लेकिन वो जीत कुर्बानी दिए बिना तो नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जिस तरह हिटलर की जर्मनी में लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, वो कुर्बानी हमें देनी होगी, या हम वोट के जरिए हम लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ा करके, हम लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत ले जा करके इस संघर्ष को जीतेंगे। मेरा ये फर्म कमिटमेंट है कि ये संघर्ष प्यार, मोहब्बत, इंसानी बराबरी और अहिंसा के रास्ते पर ही लड़ा जाएगा इस देश के अंदर, और हम इनमें से हर चीज की कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपके अगर कोई सवाल हैं और मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँ तो आप लिख करके भेज दें, मैं उनका लिख करके जवाब ज़रूर दूंगा। हमारे मुस्लिम बड़े बड़े लोग क्यों चुप हैं, क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा है? ये आपका अगर सवाल है तो इसका जवाब तो बड़ा आसान है। देखिए, फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों में भी हैं, फंडामेंटलिस्ट हिंदुओं में भी हैं, फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस में भी हैं और पारसियों में भी हैं। लेकिन इन्हीं धर्मों के लोग, और ख़ास तौर से मैं मेजॉरिटी की हर धर्म में बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी जो है वो अकल रखने वाले, वो सेक्युलरिज्म का साथ देने वाले लोग हैं। पर आज मीडिया जो पूरी तरह से खरीद लिया गया है, जिसके ऊपर भयानक दबाव है, उसी से तो पता लगेगा कि कौन क्या कह रहा है। आपने कितनी बार सीताराम येचुरी जी की बात सुनी जो उन्होंने कही? नहीं पहुंचेगी आप तक आसानी से। तो ये कहना कि मुसलमानों में से लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं, कम्युनिस्ट क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ, कांग्रेस वाले क्यों नहीं शोर मचा रहे हैं, अरे भाई मचा रहे हैं, कैसे आप तक पहुंचेगी वो शोर? जो लोग शोर आज मचा रहे हैं उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शोर मचाने वालों की, बात कहने वालों की बात आप तक कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंच रही आज। तो ये कहना कि किसी एक समुदाय में से, दलितों में से क्यों नहीं लोग कुछ बोल रहे, और जो आप चाहते हैं कि वो बोलें, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आज के हिंदुस्तान में, 2014 के हिंदुस्तान में बात समझिए, ऑल्टरनेटिव मीडियम तलाश करने पड़ेंगे कि लोगों की तक बात पहुंच सके। ये मीडिया आपकी बात नहीं पहुंचाने जा रहा, या आप तक कोई भी रैशनल बात नहीं पहुंचाने जा रहा। साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर आधारित कोई बात आप तक नहीं पहुंचेगी। हर वो बात पहुंचेगी जो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ जाती है, और उसका खूब ढिंढोरा हो। बहुत शुक्रिया। आप ये लड़ाई हमेशा लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। JNU टॉप पर है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं इनका जवाब लिख करके दूंगा अगर आपका कोई ख़ास सवाल है तो। अभी तक शुक्रिया एक बार और AISF को शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप तक पहुंचने का। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।